एपिसोड 259। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा जान था ना, वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए स्वर्णीय मकबरे के अंदर आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान आता है ना, तो एक रैंक 9 की गोली बनाने लगता है और फाइनली 1 महीने की मेहनत के बाद हमारा जान एक रैंक 9 की मिस्टीरियस गोली बना भी लेता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो इस गोली को खा लेता है और तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम इस गोली की एनर्जी को रिफाइन कर हमारे जान के शरीर में डालने लगती है। अब गोली की एनर्जी को अफसोस करते करते 10 दिन और गुजर जाते हैं और फाइनली फिर 10 दिन बाद हमारा जान चलता है तो अपने आप हवा में उड़ने लगता है। और अब आगे अब जैसे हमारा जान हवा में उड़ने लगता है ना, तो हमारा जान चलता है तो अपनी आंखें खोलता है। अब जैसे हमारा जान आंखें खोलता है ना, तो हमारी जान के शरीर से एक भयानक ओरा निकलता है, बोला जाए तो शक्तियां निकलती हैं जो कि सारे स्वर्णीय मकबरे के अंदर फैल जाती हैं। और तो और इन शक्तियों को महसूस कर बहुत सी आत्माएं तो कांपने लगती हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने हाथ देखता है और वो समझ जाता है कि डाउ शैंक 7 स्टार, हमारा जान समझ जाता है कि वो डाउ शैंक के 7 स्टार पर आ गया है। अब जैसे हमारा जान अपनी शक्तियों को महसूस करता है ना, तो वो समझ जाता है कि अब उसकी पावर इतनी हो गई है कि अब वो गू कबीले के 3 अमर बुजुर्गों में गिना जा सकता है और तो और हून कबीले के 4 कभी न मरने वाले बुड्ढों में गिना जा सकता है। हमारा जान समझ जाता है कि अगर अब 7 स्टार का कोई भी वॉरियर अगर उसके सामने आए ना, तो वो उसके हाथों से जिंदा नहीं बचेगा, चाहे फिर उसके बंदे के पास कितनी भी तुरुप के इक्के हो। क्योंकि हमारे जान के पास भी एक बहुत बड़ा तुरुप का इक्का है और वो है हमारे जान के पास गॉड लेवल की आध्यात्मिक शक्तियां। इसलिए हमारा जान यहाँ पर समझ जाता है कि अब 7 स्टार से नीचे वाला बंदा इस दुनिया में उससे कभी नहीं जीत सकता। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा जान थोड़ा बहुत और सोचता है और फिर सोचने के बाद दोबारा से बाहर की दुनिया में सोचने लगता है कि मास्टर ने अभी तक कोई भी संदेशा नहीं भिजवाया है। ऐसा लगता है कि हून कबीला एकदम शांत पड़ गया है ताओसिन प्राचीन जेट टोकन को हासिल करने के बाद। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो यहाँ पर टाइम को भी देखने लगता है कि उसे यहाँ पर आए हुए कितना समय हो गया है। हमारा जान कैलकुलेट करता है और उसे पता लग जाता है कि उसे यहाँ पर आए हुए मात्र अभी तक 10 दिन ही हुए हैं। मतलब कि स्वर्णीय मकबरे में तो बहुत सारे दिन हो गए हैं, लेकिन जो बाहर का समय है ना, बाहर की दुनिया का, वहाँ पर सिर्फ 10 दिन ही बीते हैं। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा जान और भी सोचने लगता है हून कबीले के बारे में कि ऐसा तो नहीं हून कबीला ने कोई और रास्ता निकाल लिया हो ताओसी प्राचीन गॉड के महल तक पहुंचने का। लेकिन हमारा जान समझ जाता है कि चाहे हून कबीला कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, क्योंकि इस बार स्वयं गुयान उन पर नजर रख रहे हैं, इसलिए उनके लिए कोई भी ऐसा काम करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा जितना कि हून टियांडी औरों के लिए समझता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो यहाँ पर हून टियांडी का नाम लेकर हून टियांडी से कहने लगता है कि हून टियांडी, मैं देखना चाहूंगा कि इस बार तुम कौन सी चाल चलते हो और प्राचीन ताओसी गॉड के महल तक पहुंचते हो। और भाई साहब यह कहती हमारा जान चलता है तो अपना हाथ लाता है और उसका हाथ लाती यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है। हमारा जान चलता है तो इस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। अब जैसे ही हमारा जान इस दरार में बोला जाए तो इस पोर्टल के अंदर जाता है ना, तो यहाँ पर जितनी भी आत्माएं थी ना, वो एक रात की सांस लेती है कि चलो बला टल गई। और भाई साहब यह कहती है अब ये यहाँ पर जितनी भी आत्माएं थी ना, वो अलग अलग अपने अपने रास्ते निकल जाती हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक नई जगह का सीन बताया जाता है। और हाँ, इससे पहले यहाँ पर कभी भी कुछ नहीं बताया गया है, एक ऐसी जगह पर सीन बताया जाता है। अब यहाँ पर हमें एक बहुत विशाल होल को भी बताया जाता है, मतलब कि एक बहुत बड़े होल को बताया जाता है जिसमें कि एकदम घनघोर अंधेरा था। अब इसी अंधेरे में हमें कई इंसानों को बताया जाता है। इनमें से हमें एक इंसान जो कि मेन था उसे बताया जाता है, जो कि काले कलर के कपड़े पहना हुआ था और इसके शरीर से काले कलर की फ्लेम निकल रही थी। मैं बता दूं भैया, ये इंसान और कोई नहीं बल्कि ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम है। ठीक है। अब इतने में बंदा चलता है, बोला जाए तो ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम चलती है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से 100 से भी ज्यादा सोल एसेंस निकालती है और ये सोल एसेंस उसी की जैसा लग रहा होती है जिसे हमारे जान ने आज से कुछ सालों पहले होलो सोल की एक शाखा को डिस्ट्रॉय कर होलो सोल की शाखा से छीना था। अब इतने में ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम चलती है तो इन 100 के 100 सोल एसेंस का एक साथ उपयोग कर लेती है, जिस वजह से ब्लैक डिवोरिंग की जो आध्यात्मिक शक्तियां है ना, वो बढ़ने लगती हैं और ब्लैक डिवोरिंग की आध्यात्मिक शक्तियां गॉड लेवल पर पहुंच जाती हैं। अब जैसे ही ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम की आध्यात्मिक शक्तियां गॉड लेवल पर पहुंचती है ना, तो यहाँ आसपास के हून कबीले के बहुत सारे बुड्ढे खड़े हुए थे। वो ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम को बधाई देने लगते हैं कि बधाई हो ब्लैक डिवोरिंग सर, अब सॉरी मतलब कि ब्लैक डिवोरिंग सर की आत्मा गॉड लेवल पर पहुंच गई है। अब जैसे ही यहाँ पर ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम गॉड लेवल पर पहुंचती है ना, बोला जाए तो उसकी आत्मा गॉड लेवल पर पहुंचती है ना, तो ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम चलती है तो एक दिशा की ओर देखकर कहने लगती है कि हून टियांडी, अब शायद तुम्हें ताओसी प्राचीन जेट टोकनों को आपस में जोड़कर ये पता लगा लेना चाहिए कि ताओसी महल कहाँ पर है। अब जैसे ही ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम कहती है ना, तो हमें एक और बंदे को बताया जाता है जो कि पीछे हाथ कड़कर यहाँ पर खड़ा हुआ था और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हून टियांडी होता है। अब जैसे हून टियांडी ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम की बात सुनता है ना, तो हून टियांडी चलता है तो ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम को देखने लगता है और देखने के बाद हून टियांडी भी ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम से कहने लगता है कि
आखिरकार तुम भी गॉड लेवल पर अपनी आत्माओं को पहुंचाने में कामयाब रहे। अब जैसे हून टियाडी की बात यहाँ पर ब्लैक डोबरिंग फ्लेम सुनती है ना तो वो हंसने लगती है। हालांकि ब्लैक डोबरिंग फ्लेम ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानती है कि उसकी आत्मा गॉड लेवल पर बहुत ही बड़ी मुसीबतों के बाद पहुंची है, क्योंकि होल ऑफ सोल कई हजार सालों से आत्माओं को इकट्ठा कर उनका सोल एसेंस निकाल कर होल ऑफ सोल की हर एक शाखा में एकत्रित कर रहा था। और इन्हीं सोल एसेंसों की वजह से वो आज अपनी आत्मा को गॉड लेवल पर पहुंचाने में कामयाब रही है। यहाँ पर ब्लैक डोबरिंग फ्लेम समझ जाती है कि हून कबीले ने उस पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। हालांकि हून कबीला भी ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि उसने ब्लैक डोबरिंग फ्लेम पर एहसान किया है, लेकिन ब्लैक डोबरिंग फ्लेम की वजह से ही हून कबीला अभी तक इतना पावरफुल रह पाया है। इसलिए हून कबीले का एक खर्चा ब्लैक डोबरिंग फ्लेम पर इतना ज्यादा नहीं है जितना की मतलब कि हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें ब्लैक डोबरिंग फ्लेम को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर हून टियाडी से कहने लगती है कि अगर अब हम दोनों मिलकर गुइयान से लड़े तो उसे बड़ी आसानी से हरा सकते हैं और साथ ही साथ हम उसे पूरी तरह से खत्म भी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अब मैं उसे अकेला भी रोक सकता हूँ कुछ समय के लिए, और शायद उस समय तुम अपना काम कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर ब्लैक डोबरिंग फ्लेम एक कहती है ना तो हून टियाडी समझ जाता है। हून टियाडी चलता है तो यहाँ पर ब्लैक डोबरिंग फ्लेम से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है प्राचीन जेट टोकन की सहायता से गॉड हवेली ढूंढने का, कि आखिर वो कहाँ पर छुपाई गई है। अब जैसे हून टियाडी कहता है ना तो ब्लैक डोबरिंग फ्लेम चलती है तो दोबारा से हून टियाडी से कहने लगती है कि जब एक बार हम प्राचीन गॉड हवेली को ढूंढ लेंगे और उसे ओपन कर लेंगे तो उस गोली की सहायता से, बोला जाए तो उस हवेली में रखी हुई गोली की सहायता से तुम एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाओगे जिस लेवल पर आज से 10,000 सालों से कोई भी नहीं पहुंचा है। और भाई साहब यह कहकर ब्लैक डोबरिंग फ्लेम मुस्कुराने लगती है हून टियाडी की ओर देखकर। अब इतने में यहाँ पर ब्लैक डोबरिंग फ्लेम चलती है तो हून टियाडी से कहने लगती है कि आपको याद है ना हमारे समझौते के बारे में, कि हमारे बीच क्या समझौता हुआ था। उस प्राचीन हवेली के अंदर और भी कुछ है जो मुझे चाहिए, आपको याद है ना, वो हमारा कॉन्टैक्ट मतलब कि कुछ एग्रीमेंट की बात कर रही है ब्लैक डोबरिंग फ्लेम हून टियाडी से। ठीक है, अब जैसे ही ब्लैक डोबरिंग फ्लेम एक कहती है ना तो यहाँ पर हून टियाडी चलता है तो ब्लैक डोबरिंग फ्लेम की ओर देखकर ब्लैक डोबरिंग फ्लेम से कहने लगता है कि एकदम निश्चिंत रह तू, हमारे समझौते के मुताबिक तुम्हें वो चीज मिल जाएगी अगर उस प्राचीन हवेली में वो मुझे गॉड लेवल पर पहुंचाने वाली गोली मिल जाए तो। अब जैसे ही हून टियाडी यहाँ पर एक कहता है ना तो ब्लैक डोबरिंग फ्लेम चलती है तो वो अपना सिर हिला देती है कि ठीक है। हालांकि ब्लैक डोबरिंग फ्लेम ये जानती है कि आज हून कबीला उसकी वजह से ही जिंदा है, वरना अगर वो नहीं होती ना तो कब की हून कबीले की ब्लड लाइन सड़ गई होती और हून कबीला मिट्टी में मिल गया होता। भले ही हून टियाडी जितना भी पावरफुल हो फिर भी हून कबीले के पास इतनी पावर नहीं होती अगर आज वो नहीं होती तो हून कबीले के साथ। अब इसके बाद हून टियाडी चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से जेट टोकनों को निकालता है, ताओसी प्राचीन जेट टोकनों को निकालता है। अब जैसे ये टोकन निकलते हैं ना तो हवा में तैरने लगते हैं और हर टोकन में से अजीब सी चमक भी निकल रही होती है। यहाँ पर हून टियाडी चलता है तो अपनी एक उंगली को मुंह में रखकर उसे उसमें मतलब कि कर देता है, जिस वजह से हून टियाडी की उंगली में से ब्लड निकलने लगता है। अब इसके बाद यहाँ पर हून टियाडी चलता है तो इस ब्लड को इन ताओसी प्राचीन जेट टोकनों के ऊपर छिड़क देता है। अब जैसे ये प्राचीन जेट टोकन इस ब्लड को मतलब कि ताओसी प्राचीन जेट टोकन के ऊपर हून टियाडी का ब्लड लगता है ना तो ये ताओसी प्राचीन जेट टोकन चमकने लगते हैं। यहाँ पर हून टियाडी चलता है तो कहने लगता है कि ताओसी प्राचीन जेट टोकन हजारों सालों से तितर बितर बिखरे हुए थे, आज मैं इन्हें दोबारा से जोड़कर एक बना दूंगा। अब जैसे हून टियाडी ये कहता है ना तो ये ताओसी प्राचीन जेट के टुकड़े थे ना ये अपने आप जुड़ने लगते हैं। बोला जाए तो हून टियाडी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से जिन्हें जोड़ रहा था ये टुकड़े चलते हैं तो अपने आप जुड़ने लगते हैं। अब जैसे ये प्राचीन जेट टोकन आपस में जुड़ते हैं ना तो ये दोबारा से एकजुट हो जाते हैं और इन टुकड़ों से मतलब कि एक टुकड़ा हो जाता है। अब एक टुकड़े से भयानक मात्रा में रोशनी निकलने लगती है। अब इतने में यहाँ से मतलब कि इसी रोशनी से एक आदमी बन जाता है, आफ्टर इमेज बन जाती है। अब जैसे यहाँ पर एक आफ्टर इमेज बनती है ना तो इस आफ्टर इमेज का जो ऑरा था ना बोला जाए तो शक्तियां थी ना वो चारों तरफ फैल जाती हैं और तो और ये शक्तियां इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि हून टियाडी को भी इन शक्तियों के सामने झुकना पड़ता है। अब इतने में यहाँ पर हमें इसी आफ्टर इमेज को बताया जाता है जो कि इस प्राचीन ताओसी जेट टोकन से निकला है। ये इमेज चलती है तो एकदम शांत यहाँ पर खड़ी हुई होती है। इतने में हून टियाडी चलता है तो इस इमेज की ओर देखने लगता है। वो देखता है कि इस इमेज के जितने भी बाल है ना वो सब
सब अलग अलग रंगों से बने हुए हैं और तो और हर रंग ऐसा लग रहा है कि मानो ये बाल कई हेवनली फ्लेमों से उगाए गए हो, मतलब कि हर बालों में एक अलग हेवनली फ्लेम हो। मतलब कि आप ऐसा मान सकते हो कि इस बुड्ढे के बालों में 23 प्रकार के कलर लगे हुए हैं। ठीक है, अब इतने में हमें इस बुड्ढे के चेहरे को भी बताया जाता है जो कि एकदम शांत और नॉर्मल लग रहा होता है। हालांकि भले ही ये नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन हून टियाडी इसके चेहरे को देखते ही पहचान जाता है कि ये चेहरा इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये पूरे डाउकी वर्ल्ड पर अपना कब्जा कर सकता है। मतलब कि अधिकतर शांत आदमी ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ताओशी गॉड की जे आफ्टर इमेज बनी है ना, वो ये कह रही है। ठीक है, अब इतने में हमें आस-पास के हून कबीले के बुड्ढों को बताया जाता है जो कि यहाँ पर ताओशी प्राचीन गॉड की बोला जाए तो ताओशी गॉड को देख भी नहीं पा रहे होती है, ताओशी गॉड की आफ्टर इमेज को देख भी नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि ताओशी गॉड की आफ्टर इमेज से ही इतनी ज्यादा भयानक शक्तियां निकल रही होती हैं और रोशनी निकल रही होती है कि वो ताओशी गॉड की ओर सिर भी नहीं उठा पा रहे होते हैं। सिर्फ हून टियाडी और 2-4-6 बुड्ढे थे जो कि ताओशी प्राचीन मतलब कि ताओशी गॉड को देख पा रहे थे। ठीक है, और हाँ मैं ठीक है इसलिए लगा रहता हूँ क्योंकि ठीक है ये मेरा तकिया कलाम है। ठीक है, अब यहाँ पर हून टियाडी ताओशी गॉड की आफ्टर इमेज को देख ही रहा होता है। हालांकि हून टियाडी को स्वयं ताओशी गॉड की आफ्टर इमेज से डर लग रहा होता है कि ये आफ्टर इमेज उस पर ही हमला न कर दे। अब यहाँ पर हून टियाडी कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद 2 कदम ताओशी गॉड की आफ्टर इमेज की ओर आगे बढ़ा देता है। अब जैसे हून टियाडी ताओशी गॉड की आफ्टर इमेज की ओर आगे बढ़ता है ना, तो ये ताओशी गॉड की आफ्टर इमेज चलती है तो एक अटैक बनाकर हून टियाडी के ऊपर ही कर देती है, जिस वजह से हून टियाडी चलता है तो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और तो और हून टियाडी की हालत भी थोड़ी बहुत बिगड़ जाती है। बोला जाए तो डर के मारे चड्डी गीली हो जाती है। अब इतने में हमें यहाँ पर आस-पास के लोगों को बताया जाता है जो कि हून टियाडी को इस तरीके से हारता हुआ देख रहे होते हैं। हालांकि वो बीच में नहीं पड़ते क्योंकि यहाँ पर हून कबीले के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हून टियाडी एक ही अटैक में इतना चोटिल हो सकता है तो शायद ताओशी गॉड की आफ्टर इमेज उन्हें एक ही अटैक में ठेला डाले। इसलिए यहाँ पर हून कबीले का कोई भी एल्डर आगे नहीं आता। ब्लैक डोवरिंग फ्लेम चलती है तो वो हून टियाडी से कहने लगते हैं कि थोड़ा संभल कर, भले ही ये ताओशी गॉड की आफ्टर इमेज है लेकिन ये भी ताओशी गॉड की तरह ही है, इसलिए ध्यान से। अब जैसे यहाँ पर हून टियाडी ब्लैक डोवरिंग फ्लेम की बात सुनता है ना, तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि ताओशी गॉड ने उस पर हमला कर दिया, वो भी पूरे क्लैन के सामने। और तो और वो ताओशी गॉड के एक हमले को भी नहीं सह सका। इसलिए यहाँ पर हून टियाडी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये बेवकूफ ने बोला जाए तो आफ्टर इमेज ने मुझ पर हमला कर दिया। ब्लैक डोवरिंग फ्लेम चलती है तो हून टियाडी को शांत करती है कि शांत। हून टियाडी चलता है तो ब्लैक डोवरिंग फ्लेम की बातें सुनकर थोड़े समय के लिए शांत हो जाता है, लेकिन शांत होने के बाद वो ब्लैक डोवरिंग फ्लेम से पूछने लगता है कि आखिर करना क्या है, आखिर हम इस बुड्ढे को कैसे हराएंगे। ब्लैक डोवरिंग फ्लेम चलती है तो यहाँ पर हून टियाडी से कहने लगते हैं कि परेशान मत हो, मुझे पता है कि तुम किस लिए परेशान हो रहे हो। हमें जो ताओशी महल चाहिए ना, वो इसी ताओशी गॉड की आफ्टर इमेज से मिलेगा। हमें सिर्फ इसकी बॉडी के आसपास इस बात का पता लगाना है कि वो ताओशी महल कहाँ पर छुपा है। अब जैसे ब्लैक डोवरिंग फ्लेम की बात हून टियाडी सुनता है ना, तो वो ताओशी गॉड की आफ्टर इमेज से थोड़ा दूर हटकर चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन हून टियाडी को कुछ भी पता नहीं चलता। इतने में यहाँ पर ब्लैक डोवरिंग फ्लेम चलती है तो वो हून टियाडी से कहने लगती है कि हर जगह मत देखो, शायद ताओशी महल कहाँ पर है, इसका राज ताओशी गॉड की आंखों में छुपा है। हून टियाडी भी समझ जाता है कि ब्लैक डोवरिंग फ्लेम क्या कहना चाहती है। अब इसके बाद हून टियाडी चलता है तो ताओशी गॉड की आफ्टर इमेज की आंखों में दिखने लगता है, लेकिन हून टियाडी जितनी भी कोशिश करे वो ताओशी गॉड की आंखों में सिर्फ धुंधलाहट से भरे कुछ सीन ही देख पा रहा होता है। हून टियाडी बहुत कोशिश करता है कि ताओशी की आंखों में देख सके कि आखिर ताओशी महल कहाँ है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब इतने में हून टियाडी चलता है तो ब्लैक डोवरिंग फ्लेम की ओर दिखता है और यहीं ब्लैक डोवरिंग फ्लेम समझ जाती है कि उसे क्या करना है। अब इसके बाद ब्लैक डोवरिंग फ्लेम चलती है तो अपनी कुछ शक्तियां हून टियाडी की आंखों में भिजा देती है। अब जैसे हून टियाडी की आंखों में शक्तियां जाती है ना, तो हून टियाडी की आंखों से निकलकर ये शक्तियां ताओशी गॉड की आंखों में जाने लगती हैं। अब जैसे ताओशी महल ताओशी गॉड की आंखों में शक्तियां जाती है ना, तो यहाँ आसपास मैग्मा दिखने लगता है। बोला जाए तो एक सीन दिखने लगता है जिसमें मैग्मा ही मैग्मा, अंतहीन मैग्मा ही मैग्मा दिखाई देता है। बोला जाए तो लावा ही लावा दिखाई देता है, वो भी अंतहीन। अब जैसे यहाँ पर हून टियाडी ये लावा देखता है ना, तो हून टियाडी हैरान हो जाता है कि आखिरकार सेंटर फ्लेम में लावा की दुनिया कहाँ पर है। हून टियाडी हैरान हो ही रहा होता है, तभी इस लावा के अंदर उसे अजीब अजीब सी छिपकलियां दिखने लगती हैं, जो कि हमारे जान को जब दिखी थी जब हमारा जान सीनियर टियानो को मैग्मा वर्ल्ड से बचा कर लाया था। अब इसके बाद हमें और भी आफ्टर इमेजों को बताया जाता है, मतलब कि इमेजों को बताया जाता है जिसके अंदर मतलब कि इस लावे के और भी अंदर जाते हैं ना, तो हमें एक बहुत ही विशाल गेट को बताया जाता है। बोला जाए तो महल को बताया जाता है जिसके बाहर एक बहुत ही बड़ा गेट लगा हुआ था और उस गेट पर लिखा हुआ था ताओशी गॉड का महल। अब जैसे ये लिखा दिखाता है ना, तो दोबारा से सीन शुरू होता है और हमें हून कबीले के उसी
महल को बताया जाता है, मतलब कि हॉल को बताया जाता है जहाँ पर सारे के सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। ऊंटी आंटी चलता है तो यहाँ पर पूछने लगता है कि क्या किसी ने ये वाली जगह देखी है जहाँ पर मैग्मा ही मैग्मा हो। ऊंटी आंटी की यह पूछती है, यहाँ पर सभी के सभी बंदे ना में अपना सिर हिलाने लगती है। और तो और ब्लैक डेवोरिंग फ्लेम थी ना, वो भी मना कर देती है कि नहीं, मुझे पता नहीं कि ये जगह कौन सी है। अब जैसे यहाँ पर ऊंटी आंटी सबके मुंह से ना शब्द सुनता है ना, तो ऊंटी आंटी यहाँ पर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि मेरे पास सारे ताओसी प्राचीन जेट टोकन होने के बाद भी मैं उस जगह को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अब यहाँ पर ऊंटी आंटी एक कहता है, तभी ब्लैक डेवोरिंग फ्लेम चलती है तो ऊंटी आंटी से कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि हमारे ऊपर गुयान पहले से ही नजर रखा हुआ है, और अगर हमें मतलब कि अगर गुयान को पता चल गया कि ताओसी महल कहाँ पर है तो इससे परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए हम ज्यादा फौज को इस जगह को ढूंढने के लिए नहीं भेजा सकते। ऊंटी आंटी चलता है तो वो भी ब्लैक डेवोरिंग फ्लेम की बात समझ जाता है कि ब्लैक डेवोरिंग फ्लेम क्या कहना चाहती है, इसलिए अब ऊंटी आंटी ज्यादा लोगों को नहीं भेजाता, बल्कि सिर्फ 4 जो कि डाउ शेंग लेवल के वॉरियर थे, मतलब कि ज्यादा पावरफुल नहीं थे, नॉर्मली वॉरियर थे, ठीक है ना। इनसे कह देते हैं कि जाओ और जाकर इस जगह का पता लगाओ कि ये जगह कहाँ पर है। ऊंटी आंटी की बात सुनकर ये चारों के चारों बंदे चलते हैं तो मैग्मा वाली जगह का पता लगाने के लिए यहाँ से तेजी से निकल जाते हैं। अब इसी के साथ यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें बताई जाती हैं और सीन शिफ्ट होता है और हमें पोलन स्टार पवेलियन का सीन बताया जाता है जहाँ पर जियो झांग अपनी पोती जियो जियो के साथ खेल रहे होते हैं। अब यहीं पर हमें थोड़ी दूरी पर जियान को भी बताया जाता है जो कि अपने पिता और अपनी बेटी को आपस में खेलता हुआ देख रहा होता है। हमारा जान समझ जाता है कि जियो जियो बहुत ही जल्द उसके दादाजी से फैमिलियर हो गई है, शायद ऐसा इसलिए ताकि दोनों का ब्लड लाइन एक ही है। अब हमारा जान यहाँ पर सब कुछ सोच ही रहा होता है, इतने में हमारे जान को हून क्लैन के बारे में याद आ जाता है और वो मास्टर याओलाओ से पूछने लगता है कि मास्टर क्या कोई खबर है हून क्लैन की। अब जैसे मास्टर याओलाओ यहाँ पर जान का सवाल सुनते हैं ना तो वो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन इतने में यहाँ पर यूनर भी थी, वो हमारे जान से कहने लगती है कि फादर हून कबीले पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक हून कबीले ने कोई भी किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं की है। ऐसा लगता है कि हून कबीला कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। अब जैसे यूनर ये कहती है ना हमारे जान से, तो हमारे जान हैरान हो जाता है कि आखिरकार हून कबीला करना क्या चाहता है और आखिरकार उसके अंदर चल क्या रहा है, मतलब कि हून कबीले के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि जब हून कबीले के पास प्राचीन जैक टोकन नहीं थे ना, तो वो उन्हें लेने के लिए हर जगह बहराता हुआ फिर रहा था, और जब उसके पास ताओसी प्राचीन जैक टोकन सारे के सारे आ चुके हैं तो वो इनका उपयोग कर कर ताओसी प्राचीन महल को खोल क्यों नहीं देता। अब यहाँ पर हमारा जान ये सब सोच ही रहा होता है और यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार हून कबीले में चल क्या रहा है। इतने में यहाँ पर हमारे जान का पहला भाई और दूसरा भाई आ जाता है, और हाँ जान हमारा सबसे छोटा है, ठीक है, मतलब कि तीसरे नंबर का है। अब जैसे यहाँ पर हमारे जान का पहला और दूसरा भाई आता है ना, तो जो दूसरे नंबर का भाई होता है ना, वो जान की छाती में जैसे हम गिलास गिलास चेस करते हैं ना, ऐसे ही मुक्का मारता है और कहने लगता है कि और भाई कैसे हो। हमारा जान भी दोनों भाइयों को देखकर एकदम प्रसन्न हो जाता है और कहने लगता है कि मैं एकदम मस्त हूँ, तुम कैसे हो। हालांकि यहाँ पर हमारे जान के सबसे बड़े भाई को भी बताया जाता है जो कि अब चल सकता था, क्योंकि जान ने अपने सबसे बड़े भाई का बहुत ही अच्छी तरह से इलाज कर दिया था। और हाँ, जान की पावर को देखते हुए अब शायद ऐसी एक आधी बीमारी होगी जिसका हमारा जान अच्छी तरह से इलाज ना कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर जान का सेकंड वाला भाई चलता है तो हमारी जान से कहने लगता है कि अब मुझे पता चला कि तुम यान अलायंस को संभालने के लिए क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि तुमने यहाँ सेंटर फ्लेम ने में एक अलायंस बना लिया है जो कि हमारी अलायंस से भी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए शायद तुम हमारी यान अलायंस को संभालने के लिए नहीं आ रहे। अब जैसे ही हमारे जान का सेकंड वाला भाई ये कहता है ना, तो जान मुस्कुराने लगता है और उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि उसने होलो सोल के छोटे मोटे बंदों से जियो कबीले को बचाने के लिए यान अलायंस को बनाया था। उसका ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था कि वो यान अलायंस का लीडर बने। इसके अलावा हमारे जान को ये भी याद आने लगता है कि उसने हेवली अलायंस सिर्फ हून कबीले से लड़ने के लिए बनाया था, ताकि वो सबको एकजुट कर कर हून कबीले से अपनी और अपनी जियो कबीले की रक्षा कर सके। अब भाई साहब ये सब बातें सोचकर हमारा जान चलता है तो यहाँ पर अपने पहले और दूसरे भाई से पूछने लगता है कि क्या यान अलायंस एकदम ठीक है। तो यहाँ पर जियोली हमारे जान से कहने लगता है कि हाँ, यान अलायंस एकदम तंदुरुस्त है, और तो और इस एरिया से वो एरिया बहुत ही ज्यादा दूर है और वहाँ पर इतने संसाधन भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हून कबीला वहाँ पर अपनी टांग अड़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता। और तो और उस रीजन में हमारा यान अलायंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए यान अलायंस को कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब भाई साहब यह कहती है जियोली चलता है तो हमारी जान से और भी कहने लगता है कि अगर उस रीजन में
वहाँ पर हमारे यान अलायंस के दुश्मनों को ये पता चलेगा कि यान अलायंस का लीडर सेंटर फ्लेम में इतना ज्यादा पावरफुल है, तो वो तो डर के मारे अपने घेंसुओं में छुप जाएंगे और कभी बाहर आने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। अब भाई साहब यहाँ पर ऐसी बातें चली रही होती है, तभी हमारे जान का जो फर्स्ट वाला भाई है ना, उसे कुछ याद आ जाता है और वो हमारे जान से कहने लगता है, अरे मुझे ब्लैक कॉर्नर रीजन से एक मैसेज आया है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन के मतलब कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में जो हमारा जियो गेट है ना, वहाँ से मुझे मैसेज आया है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में वुल्फ सोल के बहुत सारे बंदे इधर उधर घूम रहे हैं। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर अपने फर्स्ट वाले भाई की ऐसी बातें सुनता है ना, तो हमारा जान इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो ऐसा ही कह देता है कि जीनन अकेडमी को मैसेज भेजा दो, वो सब वुल्फ सोल के उन बंदों से निपट लेंगे। अब भाई साहब यहाँ पर हमारा जान जैसे ही जीनन अकेडमी का नाम लेता है तो हमारा जान एकदम शांत हो जाता है और उसे मैग्मा वर्ल्ड के वो सारे सीन याद आने लगते हैं जब वो सीनियर टेगानो से मिला था और उन्हें वो लेकर जब बाहर निकल रहा था ना, उसी समय हमारे जान के पास जो ताओसी प्राचीन जेट टोकन था वो हिलने लगा था। हमारे जान को याद आ जाता है कि ताओसी प्राचीन जेट टोकन उसके साथ बहुत समय तक रहा, लेकिन उस ताओसी प्राचीन जेट टोकन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं हुई। सिर्फ जीनन अकेडमी का वो मैग्मा वर्ल्ड ही ऐसा था जिसके अंदर ताओसी प्राचीन जेट टोकन के अंदर हरकत हुई थी। हमारे जान समझ जाता है कि शायद वहाँ पर कुछ ऐसा है जो ताओसी प्राचीन जेट टोकन से जुड़ा हुआ है। और भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर सोचता है ना, तो वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया काइलिन, मुझे याद आ गया। और भाई साहब यह कहकर हमारा जान चलता है तो तुरंत काइलिन का हाथ पकड़कर काइलिन से कहने लगता है कि तुम्हें याद है ना वो रात जब हम दोनों जीनन अकेडमी के उस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर रह गए थे। और भाई साहब जैसे हमारा जान कहता है ना, यार कोई नहीं समझदार कोई सारा काफी है, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इसलिए अगली वीडियो थोड़ा संभल कर देखना। यार कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आजकल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।